हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBकल आर्ट्स क्लास में। शिक्षा शास्त्र का वायरल मॉडल पेपर बस यही सॉल्व कर लीजिए। 100% यहाँ से आपके पेपर में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूरा पेपर मैं अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा और साथ में आपको याद भी करवा दूंगा। तो याद करने की चिंता नहीं करनी, कैसे याद करेंगे सब कुछ इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो वो भी आपको समझाएंगे कैसे आप समझ कर अच्छे से अपनी भाषा में एग्जाम में लेकर पूरा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से पेपर पैटर्न देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा और फिर इसके बाद निश्चित उत्तरीय प्रश्न 2 से 6 नंबर का रहेगा। और इसमें इसके बाद जो 7 से 12 अतिरिक्त उत्तरीय प्रश्न रहेगा और प्रत्येक उत्तर जो है 25 शब्दों में आपको देना होगा। 13 से 18 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, इसमें प्रत्येक उत्तर जो है 50 शब्दों में देना होगा। और बात करें 19 से 21 में आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, इसका जो है 250 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर को लिखना होगा। तो शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? कोलकाता में, बनारस में, आगरा में, या फिर चौथा ऑप्शन है यहाँ पे मुंबई में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1948 में, 1966 में, 1953 में या 1986 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगला है, वैदिक काल में विद्यार्थियों की जो है कहाँ शिक्षा प्राप्त होती थी? बिहार में, गुरुकुल में, स्कूल में या फिर मदरसा में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुकुल में वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त होती थी। नेक्स्ट है, भूकंप मापी यंत्र जो है या फिर भूकंप तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो पैमाना इसमें रिक्टर स्केल, न्यूटन स्केल, पास्कल स्केल या फिर SI स्केल। तो आपको बता दें कि जो भूकंप मापी यंत्र है, पहले यंत्र की बात कर लेते हैं। तो यंत्र का नाम है सीस्मोग्राफ। ठीक है, यंत्र का नाम है सीस्मोग्राफ, ये यंत्र का नाम है। इस यंत्र से मापा जाता है और जिस पैमाने पर मापा जाता है उस पैमाने का नाम है रिक्टर स्केल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि बालक को गाल पे अगर चाटा मारा जाए तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का दंड कहलाता है? सामाजिक दंड, आर्थिक दंड, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक दंड? भैया गाल पे चाटा मारा गया है तो शरीर पे मारा गया है ना, तो शारीरिक दंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न से। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसने कहा था कि ज्ञान और आवृत्ति की प्राप्ति अधिगम होता है? किसने कहा था ये बताना है। एशियंट विजडम जो है किताब किसने लिखा है? ये निश्चित है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताना है। और फिर अ माइंड दैट जो है फाउंड इटसेल्फ पुस्तक किसने लिखी है? और फिर इसके बाद कोठारी आयोग का जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पहले का आंसर यहाँ पे देख पाएंगे, ज्ञान और आवृत्ति की जो प्राप्ति है इसको अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, यह परिभाषा किसने दी थी? तो क्रो एंड क्रो। तो अपने जो है आप आसपास क्रो देखिए, कावा देखिए, क्रो, तो ये देखिए क्रो एंड क्रो है, यानी दोनों ये पति पत्नी का नाम है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ये दोनों पति पत्नी का नाम है। तो यहाँ पे क्रो एंड क्रो जो है ये परिभाषा दिए थे। ठीक है, आगे है यहाँ पे एशियंट विजडम की बात करें, पुस्तक की तो है इन्होंने एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट ने जो है एशियंट विजडम पुस्तक लिखी है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, विस्फोट है, बाढ़ है, जो है सूखा है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। 2 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। आगे है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक जो है किसने लिखी? तो पुस्तक में जो है क्लिफोर्ड बियर्स ने लिखी थी। किसने? क्लिफोर्ड बियर्स। तो देखिए आप महसूस करिए कि जो है आप किली से जो है, किली होता है ना, किली, आप किली से फोड़ दिए हैं। क्या फोड़ दिए हैं? बियर की बोतल, बियर की बोतल किली से फोड़ दिए हैं तो क्लिफोर्ड बियर्स हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ट्रिक लगा के याद करेंगे तो आपको याद रहेगा उस टाइम पे। नेक्स्ट है कोठारी आयोग जो है, अब इसका नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे इसको। अगला है यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 25 शब्दों में आंसर देना होगा, 4 नंबर आपको मिलेगा। और आपको बता दें एक पेज में आपको 2 ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक पेज में आपको पहला यहाँ लिख देंगे, फिर इसके बाद दूसरा, यानी एक पेज में 2 से ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर 2 से ज़्यादा लिखेंगे तो आपको बढ़िया नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा के दो देशों की विवेचना कीजिए, या अभिप्रेरणा की शिक्षा उपयोगिता क्या है, या फिर पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का मुख्य बिंदु क्या है, प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा क्या जो है क्या अर्थ है, या फिर मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका उत्तर देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के दो उद्देश्यों की विवेचना करना है। तो इसमें देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा मुख्य रूप से भारत में विकसित हुई, लेकिन इसके प्रभाव कुछ अन्य देशों में भी पड़े थे। यह भारत और चीन की जो है प्राचीन शिक्षा प्रणाली की तुलना की गई है। तो यहाँ पे बात करें, सबसे पहले भारत की बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, भारत में वैदिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है, और इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास होना था। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी गुरुकुल प्रणाली में अध्ययन करते थे, वहाँ जहाँ वे गुरु के सानिध्य में रहते थे। सानिध्य मतलब उनके आश्रम के, उनकी कुटिया में आसपास रहते थे, उनकी साफ सफाई करते थे, उनकी सेवा करते थे, वहीं पे शिक्षा ग्रहण करते थे। वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित, चिकित्सा और युद्ध जो है कला प्रमुख विषय में इनकी शिक्षा होती थी। वहीं बात करें, जो है मौखिक शिक्षा पद्धति में अपनाई जाती थी, और गुरुओं का जो है सम्मान सर्वोपरि होता था। यानी गुरु सबसे अच्छा होता था। अच्छा का मतलब ये कि सर्वोपरि होता था, और वो जो कहता था वही शिष्य को करना होता था। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है कि चीन यानी कन्फ्यूशियस शिक्षा प्रणाली की बात करें, तो शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता, अनुशासन और प्रशासनिक ज्ञान प्रदान करना ये माना जाता था। अगला है, विद्यार्थी सरकारी परीक्षाओं के लिए अध्ययन करते थे, जिससे उन्हें सरकारी पद प्राप्त हो जाए। कन्फ्यूशियस दर्शन, इतिहास, गणित, फ्रांसिस जो है प्रशासनिक कार्य आदि इसके प्रमुख विषय माने जाते थे। वहीं बात करें पुस्तकला, लिखित शिक्षा प्रणाली आदि भी पर इस पे विकास पे बल दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, अभिप्रेरणा की शैक्षिक उपयोगिता। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात हो रही है, इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मोटिवेशन का। तो देखिए, शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वह छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। जो भी सीखना चाहते हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन है कि मुझे कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ नाम कमाना है, तो आप मेहनत करोगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई हो चाहे अन्य कोई काम हो, आप उसमें काम करोगे। लेकिन मोटिवेशन नहीं रहेगा तो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसकी शैक्षिक उपयोगिता इस प्रकार से लिख सकते हैं इसमें कि देखिए, सीखने में रुचि जो है वो आपका मोटिवेशन बढ़ाता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि जब छात्र प्रेरित होते हैं, यानी कहीं से मोटिवेशन देखते हैं, सीखते हैं, तो विषय में अधिक रुचि लेने लगते हैं, और उसी के साथ जो है वो काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पे उद्देश्य निर्धारण, यानी जब अंदर से कोई मोटिवेशन आता है आपको, तो आप ये लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। तो वही है इसमें कि इसे यह छात्रों को अपने शैक्षिक लक्ष्य होते हैं उसको निर्धारित करने के लिए मदद करता है मोटिवेशन। ठीक है, आगे है सकारात्मक व्यवहार। सकारात्मक व्यवहार का मतलब यह है कि भारत जो है प्रेरित छात्र अधिक अनुशासित और परिश्रमी होते हैं, और वो सकारात्मक हमेशा सोचते रहते हैं, सकारात्मक उनका व्यवहार होता है। नेक्स्ट है सृजनात्मक अन्य या नवाचार। इसके बारे में लिखेंगे कि वहाँ छात्रों को रचनात्मक सोचने और समस्याओं को जो है समाधान खोजने में सहायता प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे नवाचार मतलब नई नई चीज़ें जो है सीखने का मौका मिलता है। मोटिवेशन के जरिए जो है नई नई चीज सीखने की जो है चाहत इंसान के अंदर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है अकादमी प्रदर्शन सुधार। तो इसमें जो है प्रेरित छात्र परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए उसके जो है कुछ ऐसे उनको पुरस्कार दिए जाते हैं जिससे उनको मोटिवेशन मिले थोड़ा सा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पर्यावरण जो शिक्षा है, इसका उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता करना और सतत विकास की भावना विकसित करना। सतत विकास का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ मान लेते हैं, इस पेड़ का मान लीजिए आप उपयोग कर रहे हैं, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी अगर इसका उपयोग कर ले, तो इस प्रक्रिया को सतत विकास कहा जाता है। तो सतत विकास का मतलब ये होता है कि हमें इन्वायरमेंट को इस प्रकार से उपयोग करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर ले, तो उसे सतत विकास कहा जाता है। ठीक है, अगर संपूर्णता किसमें बात करें, तो संपूर्णता में देखिए लिख सकते हैं, यह समाज, प्रकृति, विज्ञान, नीति निर्माण में जो है जुड़ी होती है। और वहीं सक्रिय भागीदारी में लिखेंगे कि इसमें व्यवहारिक अनुभवों और गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, वहीं बात करें समस्या के समाधान पर जोर देना, तो पर्यावरण समस्याओं को पहचानना और उस समस्या को समाधान पे जोर दिया जाता है। आगे है स्थानीय और वैश्विक दृष्टिकोण, यानी हम इसमें लिख सकते हैं कि ये स्थानीय, वैश्विक और
पर्यावरणीय मुद्दों को समझने में मदद करता है। तो इस प्रकार से इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पॉइंट कि नैतिक और जिम्मेदारियाँ पूर्ण करना, यानी लोगों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदार और व्यवहार विकसित करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट है यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के बारे में बताना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब? 1987 में, बहुविकल्पी में पूछ सकता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना, जैसे फर्नीचर, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय, अन्य चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक, एक महिला शिक्षक की नियुक्ति होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे प्रावधान बनाया गया था। नेक्स्ट है, शिक्षक सामग्री नहीं, शिक्षण जो सामग्री है, जैसे जो टीचर पढ़ाएंगे जिसमें चाक, डस्टर ये सब आते हैं, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, और शिक्षा जो है शैक्षिक उपकरणों की भी उपलब्धता होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से बच्चों को सिखा पाएँ। नेक्स्ट है, बालक बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष भी उपाय किया जाना चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड की ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड शुरू किया था, इसके अंतर्गत कुछ ये पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राकृतिक आपदा। देखिए प्राकृतिक आपदा थोड़ा थोड़ा बस समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, चीज़ों को आसानी से ले सकते हैं। प्राकृतिक आपदा, नेचुरल जो डिजास्टर है उसके बारे में बात कही जा रही है। तो प्राकृतिक आपदा का अर्थ ऐसे विनाशकारी घटनाओं से है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है, यानी मानव कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है, और जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाती है। इसके मुख्य अर्थ निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं। तो प्राकृतिक आपदा जैसे कि भौगोलिक घटना में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन आदि इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद है जलवायु जनित आपदाएं, यानी चक्रवात, बाढ़, सूखा, जो है हीट वेव, ये सब इसमें शामिल होते हैं। हीट वेव का मतलब होता है जो तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जैसे गर्मी जो बढ़ रही है उसी को हीट वेव कहा जाता है। जैविक आपदा में इससे महामारी है, जैसे कोरोना आया था, ऐसे टिड्डा दल आक्रमण ये भी होता है इसमें। ठीक है, और समुद्री आपदा में सुनामी, समुद्री तूफान, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, जिससे मानव जो जीवन है वो प्रभावित होता है, और उसके साथ में प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या हैं? तो उसमें लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना है। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें है भावनात्मक संतुलन। भावनात्मक संतुलन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे व्यक्ति को जो तनाव है, चिंता है, अवसाद से मुक्त करना, ये सब इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है सकारात्मक सोच विकसित करना, यानी आप अच्छा सोचें, अच्छा सोचकर अच्छा काम करने की जो है शुरुआत करें, आशावादी दृष्टिकोण और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक सोच विकसित करना ये इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, अगला है कि सामाजिक अनुकूलन। सामाजिक अनुकूलन में लिखेंगे कि दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना रखना, और व्यक्तित्व विकास में आत्मनियंत्रण और आत्मजागरूकता को बढ़ावा देना, ये जो है इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संकट प्रबंधन। संकट प्रबंधन का मतलब ये कि जीवन की जो समस्याएं हैं और कठिनाई हैं उसको जो है प्रभावी रूप से हल करना, ये जो है मेंटल हेल्थ के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानसिक विकारों को रोकथाम, यानी डिप्रेशन, एग्जाइटी और अन्य जो मानसिक विकार, यानी जो कमजोरियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे आपका नेक्स्ट रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 6 नंबर मिलेगा, 50 शब्दों में आंसर देना होगा। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो आपको एक पेज में एक आंसर, ठीक है, एक पेज में एक आंसर आपको लिखना है। इसमें जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, व्यक्तित्व की मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए, शैक्षिक निर्देशन के किन्हीं 2 महत्व की चर्चा कीजिए, बुद्धि के द्विखंड तत्व सिद्धांत के बारे में बताना है, प्रेरणा यानी मोटिवेशन के लक्षण क्या है, इसको संक्षेप में लिखिए, जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, इसकी विवेचना कीजिए, और बाढ़ के कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है। ठीक है, आइए इसको उत्तर देखते हैं, आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 13 नंबर है कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण की जो है विधि को क्या कर सकते हैं, मतलब क्या उसमें लिख सकते हैं। तो व्यक्तित्व को मनोविश्लेषण में देखिए, मनोविश्लेषण का मतलब ये होता है कि इस विश्लेषण विधि द्वारा विकास जो है विकास में जो है यहाँ पे बताया गया कि इस जो है मनोविश्लेषण विधि का जो है विकास ये सिगमंड फ्रायड ने किया था। ठीक, कौन? सिगमंड फ्रायड ने किया था। यह विधि व्यक्तित्व के गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं को अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, तो इसमें देखिए पहला सिद्धांत ये कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि चेतन, अचेतन और अचेतन मन। बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा है, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा गया है, चेतन, अचेतन और चेतन मन। ठीक है,
फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 स्तरों में बांटा गया है, किसमें? चेतन, अचेतन, चेतन, अचेतन और चेतन मन। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है ईड और ईगो और जो है सुपर ईगो। इसका मतलब क्या है? ईड यानी आवेगपूर्ण इच्छाएं होना, और ईगो यानी वास्तविकता होना, और सुप्रेगो यानी नैतिकता का होना। ये जो है व्यक्तित्व के 3 घटक माने जाते हैं। ठीक है, आगे इसमें है जो है स्वप्न विश्लेषण। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अवचेतन मन को समझने के लिए स्वप्न की व्याख्या की जाती है। यानी जैसे कि इसमें चेतन मन में क्या होता है? चेतन मन में क्या होता है? जब हम कोई चीज़, आंखें जो हमारी खुली रहती हैं, जब कोई चीज़ सोते हैं, वो चेतन मन होता है। और अवचेतन मतलब जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे जो सपने आते हैं वो अवचेतन, आपका अचेतन मन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। बचपन के अनुभवों और दबी हुई इच्छाओं को अध्ययन कर मानसिक जो है समस्याओं को समाधान करना, ये मनोविश्लेषण चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे शैक्षिक निर्देशन के तत्व जो है 2 महत्व बताइए। तो शैक्षिक निर्देशन के बारे में बताना है। तो देखिए, शैक्षिक निर्देशन में लिखेंगे कि शैक्षिक जो निर्देशन है, इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा से संबंधित सही निर्णय लेने में सहायता करना। और इसके 2 प्रमुख महत्व दिए गए हैं। तो देखिए, पहला महत्व व्यवसायिक मार्गदर्शन पहला है, और दूसरा है व्यक्तित्व विकास। व्यवसायिक मार्गदर्शन का मतलब ये होता है कि छात्रों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर चुनने में सहायता प्रदान करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है व्यक्तित्व विकास, मतलब ये छात्रों को मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं को समाधान कर जो है उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बताता है। ठीक है, इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है कि बुद्धि के द्विखंड तत्व सिद्धांत के बारे में बताना है। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत क्या है, पहले ये समझते हैं। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में जो है ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। और उसमें बताया है कि समान बुद्धि, ठीक है, यानी जी फैक्टर बताया गया है और यस फैक्टर बताया गया है। तो यहाँ पे जो है समान बुद्धि यानी जनरल फैक्टर की बात करें तो यह सामान्य मानसिक योग्यता को दर्शाता है जो सभी वर्गों, सभी कार्यों के रूप में जो है काम करती है। दूसरा है जो है यस फैक्टर। यस फैक्टर में देखिए, यह किसी विशेष कार्य जैसे गणित, भाषा, संगीत आदि व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता को दर्शाती है एस फैक्टर। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, प्रेरणा के लक्षण क्या है, संक्षेप में लिखिए। यानी मोटिवेशन के लक्षण क्या है, कैसे पता चलता है कि मोटिवेशन मिल रहा है, लोग इंसान सीख रहे हैं। तो पहला देखिए, आंतरिक और बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है। आंतरिक मतलब अपने अंदर से एक एनर्जी उत्पन्न होती है कि भाई मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। और कुछ लोग बाह्य यानी जैसे मोबाइल पे कहीं देख लेते हैं कोई मोटिवेट कर रहा है, तो उस मोटिवेशन को सुनकर जो है उनके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होती है। तो पहला लक्षण ये हो जाएगा। दूसरा है व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये जो है प्रेरणा के द्वारा नहीं, मोटिवेशन के द्वारा होता है। निरंतर क्रियाशील रहना, ये भी मोटिवेशन के द्वारा रहता है। व्यक्तिगत इच्छाओं और आवश्यकताओं से प्रभावित होती है और व्यवहार को दर्शाती है कौन? मोटिवेशन। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं क्या हैं। तो देखिए, जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि उत्पन्न समस्याओं को प्रेरित जो लोग हैं उनको जागरूक करना। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको किस प्रकार से समाधान किया जाए, किस प्रकार से कम किया जाए, उसके लिए जागरूकता फैलाना यहाँ पे बात कही गई है। अब कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है जैसे सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं, पारंपरिक मान्यताएं और रूढ़वादी सोच हैं, इससे जनसंख्या नियंत्रण में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे है शिक्षा की कमी, यानी कई लोग जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव से में जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके कारण अभिज्ञ रह जाते हैं, शिक्षा जो है उनको सही तरीके से नहीं मिल पाती है। अगला है महिला सशक्तिकरण की कमी, यानी महिलाओं को शिक्षा, परिवार नियोजन में सीमित अधिकार मिलते हैं और इसी कारण जो है यहाँ पे ये इसका पॉइंट माना जाता है। आगे है नेक्स्ट है धार्मिक और आर्थिक। धार्मिक और आर्थिक का मतलब ये है कि कुछ लोग धार्मिक और आर्थिक कारणों से अधिक संतानें चाहते हैं, जिससे वो मानते हैं कि जो है जनसंख्या हमारे ज़्यादा हो गई तो हम जो है कुछ भी काम कर सकते हैं। सरकारी योजना की कमी देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या शिक्षा के प्राप्त साधन नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण ये भी एक समस्या मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बाढ़ के कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं। तो बाढ़ के कारण क्या है, अत्यधिक वर्षा होगी तो बाढ़ आएगी, सिंपल है। ठीक है, तो इसके बारे में ले सकते हैं। नेक्स्ट है
वनों की कटाई होगी, जंगलों की कमी से जल का अवशोषण कम हो जाएगा, यानी जल सोखने की क्षमता कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, आगे है यहाँ पे जल निकासी की कमी। खराब जल निकासी प्रणाली से शहर में जो है बढ़ रही समस्या उत्पन्न होती है, यानी समस्या और बहुत तेजी से बढ़ रही है। बांध का टूटना, बांध ही टूटेगा तभी बाढ़ आ सकता है, यानी बांधों की विफलता के कारण जो है ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि बांध टूटेगा तो भाई बाढ़ तो आनी आनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं बाढ़ के प्रभाव। तो बाढ़ के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो देखिए जीवन की हानि हो सकती है। ठीक है, यानी बाढ़ से हज़ारों लोग मर जाते हैं। अगला है संपत्ति को नुकसान होता है, सड़कें, घर, फसलें नष्ट हो जाती हैं। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि दूषित पानी की बीमारियां फैल जाती हैं। नेक्स्ट है आर्थिक संकट। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और उद्योग प्रभावित होते हैं, जिससे उन क्षेत्रों में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है पर्यावरण जो है प्रभाव। मिट्टी का कटाव पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत क्षति पहुंचाती है। मृदा अपरदन होता है, उससे समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन प्रकार से दीर्घ उत्तरीय आपको देखने को मिलेगा, पैटर्न देख लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 नंबर क्वेश्चन में चाहे आप ये कर सकते हैं या फिर अथवा करके आप ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। ठीक है, ऐसे ही 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा तो चाहे आप ये कर सकते हैं, फिर या तो अथवा करके दिया जाता है अधिगम, इसके बारे में ये भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो है आंसर की। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालिया आयोग संक्षिप्त निबंध लिखना है, तो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा निबंध लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि भारत सरकार ने 1952 में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं और सुधार पर विचार करने के लिए मुदालियर आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद है इस आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इसीलिए इसे मुदालियर आयोग कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। तो क्या क्या थी उनकी पहले सिफारिशें देख लेते हैं। सिफारिशों की बात करें तो उसमें आप लिख सकते हैं कि जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो शिक्षा का उद्देश्य है उसमें ये नैतिकता, लोकतांत्रिक और मूल्यों और व्यवहारिक क्षेत्र जो है दक्षता पर बल देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि जो है शिक्षा की संरचना ने 11 वर्षों की माध्यमिक शिक्षा में 8+3 का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, विषय और पाठ्यक्रम की बात करें तो विज्ञान, गणित, कला, व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा आदि का जो है इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है इसमें शिक्षा में मुदलिया शिक्षा आयोग में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट चौथा वाला माध्यमिक विद्यालय में सुधार यानी लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेलकूद और सह पाठ्यक्रम, इनकी गतिविधियां देखने को यहाँ पे मिलती हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब पॉइंट नेक्स्ट है शिक्षकों की प्रशिक्षण यानी योग्य शिक्षक की भर्ती और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना जाना चाहिए। अगला है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु ग्रामीण और क्षेत्रीय विद्यालयों में स्थापना और तकनीकी शिक्षा पर जो है भाषा नीति पर लागू करना, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, निष्कर्ष में 2 पॉइंट यहाँ ले सकते हैं कि मुदालिया आयोग सिफारिशों के आधार पर भारत में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और व्यवहारिक बनाया है। इसके सुझाव से ही वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, आगे है अथवा करके क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। अगर उपलब्धि परीक्षण की बात करें तो देखिए इसमें लिखेंगे उपलब्धि परीक्षण में एक प्रकार का मूल्यांकन होता है जिसका उद्देश्य जानना होता है कि किसी विद्यार्थी ने किसी विषय में कितनी दक्षता यानी कौशल प्राप्त की है। ठीक है, आगे यहाँ पे यह परीक्षा आमतौर पर किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम पर आधारित होती है। आगे बात करते हैं उदाहरण के तौर पे जैसे 12वीं की बोर्ड परीक्षा होती है, किसी कोर्स के अंत में होने वाली वार्षिक परीक्षा जो होती है, ये सब, और बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में अगर अंतर की बात करें तो इस प्रकार से अंतर यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, अंतर आपको मैं अंतर यहाँ पे दिया नहीं है, अंतर आप इसके बारे में ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कारक यानी कारण कौन से हैं। तो देखिए सीखने की जटिल प्रक्रिया है, सीखना जो है एक जटिल प्रक्रिया है
जो कई आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित होते हैं। ये कारक व्यक्ति की ज्ञान अर्जन क्षमता के जो है उसको निर्धारित करते हैं। अब बात करते हैं इसके मुख्य कारक क्या हैं। तो पहला कारक है व्यक्तित्व कारक, यानी बौद्धिक क्षमता में इसमें लिखेंगे कि अधिक बुद्धिमान व्यक्ति तेजी से सीख जाते हैं, ये पहला है। दूसरा है रुचि और अभिप्रेरणा, यानी अगर किसी के अंदर मोटिवेशन है, इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ों को सीखने में अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, यानी इच्छा शक्ति और रुचि सीखने की दक्षता को बढ़ाते हैं, दक्षता यानी कौशल को बढ़ाते हैं। अगला है स्वास्थ्य, अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सीखने को जो है प्रभावी बनाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे पर्यावरणीय कारक में, तो इसमें लिखेंगे तीसरे में कि धन का वातावरण, धन का नहीं, घर का वातावरण माता पिता के शिक्षा और सीखने जो है सहयोग सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट है विद्यालय का वातावरण, इसका मतलब ये है कि शिक्षकों को गुणवत्ता, पाठ्यक्रम और कक्षा का माहौल महत्वपूर्ण माना जाता है। जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा, ये भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, समाज और संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति को सीखने के जो है पद्धति पर प्रभाव पड़ता है। मित्रों और सहपाठियों के जो है प्रभाव सीखने की गति को निर्धारित करता है। जैसी संगति वैसी रंगति, आपने कहावत सुना होगा, जिस दोस्तों में आप रहते हैं वैसी आपको शिक्षा वहाँ से आपको मिलती होगी। नेक्स्ट है तकनीकी कारक, डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन जो है संसाधन सीखने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। यहाँ पे निष्कर्ष मिल सकते हैं कि सीखना कई प्रकार से प्रभावित होता है। यदि सही वातावरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ तो सीखने की गुणवत्ता बेहतर किया जा सकता है। ठीक है। वहीं बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो बाढ़ के कारण क्या है और इसके समाधान क्या है। तो आप समझ सकते हैं, सिंपल चीज़ें हैं। बाढ़ के कारण क्या क्या हो सकती हैं, अत्यधिक वर्षा, नदी के मार्ग बदलना, या फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग जो परिवर्तन होता है उसके कारण, और फिर इसके बाद जो है वनों की कटाई जो होती है उसके कारण, और अवस्थिति शहरीकरण, यानी जो शहर जो है वो बढ़ रहा है, और उसके बाद जो है कहीं कहीं शहरों में खतरा भी बढ़ रही है, जैसे जल निकासी वगैरह की। बाढ़ से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो फसल नष्ट हो जाती है, सड़कें घर जो होती हैं पुल ध्वस्त हो जाते हैं, और पानी पीने का जो संकट है ये उत्पन्न हो जाता है। बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, मच्छर आदि यहाँ पे पनप जाते हैं। उपाय की बात करें, क्या क्या उपाय मिल सकते हैं, तो भैया अधिक से अधिक वन संरक्षण करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। जल निकासी के भी जो है सुधार होना चाहिए, जल निकासी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और बांध का भी निर्माण अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं आप बना के। नेक्स्ट है पूर्वानुमान, पूर्वानुमान प्रणाली का मतलब कि मौसम विभाग जो है या मौसम विज्ञान जो है माध्यम से भविष्य की जो है भविष्य में वर्षा होगी कब होगी ये अनुमान लगा सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है। आगे है जो है समुदाय प्रशिक्षण, समुदाय प्रशिक्षण का मतलब ये कि लोगों को बाढ़ के समय बचाने के लिए कुछ ऐसी जो है शिक्षा उनको प्रदान की जाए, जिससे जो बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं उनको बचाया जा सके। ठीक है। अगला पॉइंट है रुचि का अर्थ क्या है और उत्पन्न करने की क्या क्या विधियां हैं। रुचि क्या है, ठीक है, आइए बात करते हैं रुचि के बारे में। तो देखिए, रुचि का अर्थ किसी विशेष कार्य या विषय गतिविधियों को प्रति स्वाभाविक आकर्षक और आनंद अनुभव करना होता है। यानी रुचि का मतलब होता कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी को देखते हैं, देखकर किसी को देखकर आपको इंटरेस्ट उसमें आता है, आपका लगता है यार क्या इंसान है। अगर किसी को देखकर आपको इंटरेस्ट बढ़ता है, रुचि उत्पन्न होती है कि उससे फिर से मुलाकात हो जाए या फिर उससे बात हो जाए, तो आपको रुचि है, उसमें इंटरेस्ट है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है, एक आकर्षक है, एक आनंद अनुभव करता है। जब किसी व्यक्ति को किसी विषय में रुचि होती है तो सीखने और समझने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, ये तो बात होगी रुचि के बारे में। आगे देखते हैं उसकी विधियों के बारे में। तो देखिए, व्यवहारिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण का मतलब ये होता है कि प्रयोगों, मॉडल्स और गतिविधियों के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाना, तो उसमें रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री उपयोग, दृश्य देखना, श्रव्य मतलब सुनना, ऐसी सामग्री का उपयोग करना जैसे वीडियो, चित्र, एनिमेशन, इनका प्रयोग करके बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेरणादायक शिक्षण पद्धतियाँ, रोचक कहानियाँ, उदाहरण के माध्यम से जो है उनको आसानी से बच्चों को समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सहयोग, यानी शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करना, ये भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता एवं पुरस्कार, छात्रों को प्रतियोगिता भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनको मोटिवेशन मिले और उनको इंटरेस्ट बढ़े, ताकि जो है वो किसी भी पार्टिसिपेट में मतलब किसी भी चीज़ में भाग ले सकें। अगला है निष्कर्ष मिल सकते हैं कि रुचि किसी विषय के प्रति आकर्षक बढ़ाने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी रुचि जो होती है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है और लोगों को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लाती है। ठीक है, उचित शिक्षण विधियों में विद्यार्थियों को रुचि उत्पन्न जो है की जा सकती है, क्योंकि जो ऐसे कुछ विषय होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा मज़ा आता है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ इंटरेस्ट कम आता है, तो रुचि पर डिपेंड करता है कि कैसा वहाँ पे सिचुएशन है। आगे है अधिगम को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए। तो अधिगम क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अधिगम यानी लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और अध्ययन के आधार पर ज्ञान अर्जित करता है और व्यवहार परिवर्तन लाता है, यानी जो उसके व्यवहार होते हैं उसमें परिवर्तन होता है। यानी कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं, सिंपल भाषा में बात करें तो जब कोई चीज़ आप सीख जाते हैं तो आपके व्यवहार में, आपके ज्ञान में कोई न कोई परिवर्तन ज़रूर होता है। ठीक है, आगे विशेषता की बात करें तो उसमें देखिए निरंतर प्रक्रिया, यानी सीखना क्या है, अधिगम क्या है, निरंतर प्रक्रिया है, यानी आप जो जब तक जीवन है तब तक आप सीख सकते हैं, अधिगम ग्रहण कर सकते हैं। अनुभव आधारित, यानी व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको दोहराता भी है। ठीक है, आगे है व्यक्तित्व भिन्नता, यानी सभी व्यक्तियों की अधिगम गति अलग अलग होती है और पर्यावरण से प्रभावित, लिखेंगे अगला, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक कारक अधिगम जो है प्रभावित होती है। तो इस कुछ पॉइंट है जो आप इसमें नोट कर सकते हैं। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो अनुभव और अभ्यास से विकसित होती है। यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी सीखना बहुत अच्छी चीज़ है और सीखने से ही जिंदगी में परिवर्तन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इन्हें तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।